न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। मुझे इतराफ़ है कि हमारे न्यूज़ चैनल्स की सहाफ़त जो है वो ज़्यादातर सियासत की गिरफ्त में रहती है, खुसूसन हमारे जो प्राइम टाइम पे चलने वाले प्रोग्राम हैं। लेकिन ये एजेंडा कभी कभार बदलना चाहिए। सियासत की सनसनी खेज़ी और मनफियत के मज़े अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान में कई शोबों में बहुत कुछ मुस्बत भी हो रहा है या फिर बेहतर होने का इम्कान है, जिसे मुसलसल उजागर करने की ज़रूरत है। ऐसे एक महाज जो है वो साइंसी तहकीक का है, तदरीस का है, और इसी शोबे से वाबस्ता एक इंतहाई कदावर शख्सियत हमारे आज के प्रोग्राम में खुसूसी मेहमान है। डॉक्टर अताउर रहमान साहब किसी तारुफ के मुहताज नहीं, साबिक वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी और वफाकी वज़ीर तालीम भी रह चुके हैं। HSC के साबिक सरबराह हैं। डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान में आला तालीम के निज़ाम में बहुत तेरे इनकलाबी किस्म के इक़दाम किए हैं। वो बरतानिया की रॉयल सोसाइटी के फ़ेलो भी हैं। न्यूटन और डार्विन जैसी शख्सियात जो थी वो इस सोसाइटी की फ़ेलोज़ रह चुकी हैं। हाल ही में डॉक्टर साहब को चीन के जो एक आला तरीन साइंटिफिक अवार्ड से नवाजा गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना कीमती वक्त देने का। और मुझे पता है कि जो मैंने आपका तारुफ़ कराया ये बहुत ही मुख्तसर है। अगर मैं पूरा तारुफ़ कराऊँ और जो कुछ आपने किया है तो प्रोग्राम का हमारे वक्त ख़त्म हो जाएगा। तो बहरकैफ सवालात से शुरू करते हैं। पहला सवाल तो सर ये है कि हम देखते हैं कि जी मुसलमान जो हैं माशाल्लाह दुनिया की कुल आबादी का 23, 24, 25% हैं, और बहुत सारे रिसोर्सेज जो बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं उनके पास कहते हैं ना बेपनाह वसाइल भी हैं, कुदरती वसाइल बेपनाह हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी में और कहते हैं और तालीम में पीछे हैं। वो कहते हैं जो क्रिएटिंग न्यू वेल्थ एंड क्रिएटिंग न्यू नॉलेज, वो उसमें मुसलमान जो है कहीं नज़र नहीं आ रहे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि आज की दुनिया जो है वो इल्म की दुनिया बन चुकी है, और वही ममालिक तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं जिन्होंने ये समझ लिया है कि उनकी असल दौलत जो है अफरादी क़ुव्वत में पोशीदा है। अब आप देखिए कि 800 साल पहले कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड बन रहे थे, और हमने ताजमहल बनाया, कोई बैनुल अक़वामी लेवल की यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनाई। कैम्ब्रिज की बात हुई, एक यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उसमें कोई 124 नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के फैकल्टी को, 124 नोबेल प्राइज़। जबकि इस्लामी दुनिया में आज तक एक भी साइंस में नोबेल प्राइज़ नहीं मिला उस काम पर जो इस्लामी दुनिया के अंदर हुआ हो। अब्दुल सलाम को मिला, ज़ुहैल अहमद को मिला, लेकिन वो काम सारे बाहर किए गए थे, पाकिस्तान मुल्क के इस्लामी दुनिया में नहीं किए गए थे। एक कॉलेज ले लें, खाली कॉलेज मगरिब का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ट्रिनिटी कॉलेज, कोई 32 नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं उस एक कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स को। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है। इस्लामी दुनिया अभी भी अंधेरे में है, और उसकी बुनियादी वजह रिसोर्सेज नहीं हैं। इनके पास तेल भी है, मादनियात भी हैं, अफरादी क़ुव्वत भी है, लेकिन जो डायरेक्शंस हैं वो गलत हैं। वो ये नहीं, उन्होंने कभी तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी, इनोवेशन की तरफ जोर नहीं लगाया, और यही वजह है आज के हम इन अंधेरों में भटक रहे हैं। और एक छोटा सा इज़राइल जो है वो तकरीबन 45,000 मुसलमानों को शहीद कर चुका है, लेकिन सब अपाहज बने बैठे हैं जितने इस्लामी ममालिक हैं, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि वो उसका जवाब दे सकें। तो ये जो है बड़ी बदकिस्मती है हमारी, और इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो लैक ऑफ विजन है। जो लीडरशिप है हमारे, जो बादशाहते हैं या जो प्रेसिडेंसी है, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो जो हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि वो जो हैं वो समझ सकें कि कहाँ दुनिया जा रही है और हम कहाँ खड़े रह गए हैं। तो चेंज ऑफ डायरेक्शंस की ज़रूरत है पूरी इस्लामी दुनिया के हर मुल्क में। तुर्की, ईरान, मलेशिया और एक दो ममालिक और हैं जहाँ कुछ उम्मीद की किरण नज़र आती है, वरना सारा अंधेरा छाया हुआ है। जब तक कि हमारे यहाँ सही लीडर्स नहीं होंगे, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट्स नहीं होंगी, और इल्म के बुनियाद के ऊपर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ नहीं बनेंगी, साइंस और टेक्नोलॉजी और तालीम को आला तरीन तरजीह नहीं दी जाएगी, जब तक इस्लामी दुनिया इसी अंधेरे के अंदर रहेगी। अच्छा, ये जो आपकी गुफ्तगू से जो मैं समझा कि मसला मुसलमानों की हुक्मरान अशराफिया का है, लेकिन ये हुक्मरान अशराफिया जो है सिर्फ 21वीं सदी की नहीं, 20वीं सदी की नहीं, ये मर्ज तो हमें बहुत पुराना है। कि आप अंदाज़ा करें कि जब यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस लग रहे थे 15वीं सदी में, ठीक है ना, उस वक्त मुसलमानों को भी ऑफ़र किया गया। तुर्की की एम्पायर थी बहुत बड़ी, और उस वक्त से मतलब है कि मना किया गया। 300-400 साल तक मुसलमानों ने प्रिंटिंग प्रेस नहीं आने दी अपने उसमें सल्तनत के अंदर। तो ये रवैये तो पुराने हैं। तो ये मसला हमारे रवैयों का है, हमारी जो इंटरप्रिटेशन है, मतलब है अलूम के हवाले से, दीन के हवाले से, उसमें कोई झोल है, कोई ख़राबी है। जी
जी, एक ज़माना था कि हम लीड कर रहे थे और हमारी किताबें, जैसे कि आप देखें कि अबू सीना, इब्ने सीना जो कहलाते हैं, एविसिना अंग्रेजी में उनका नाम था, 600 साल तक उनकी किताबें जो हैं तिब के अंदर वो पढ़ाई जाती रही मगरिब में, और मगरिब में अंधेरा छाया हुआ था और हम जो हैं सबसे बड़ी दुनिया की लाइब्रेरीज जो थी वो इस्लामी दुनिया में थी। तो ये जो है, ये कोई 1000 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। और फिर अंधेरा छा गया, हम जो हैं हमने मज़हब की एक बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन हमने ली, और हम जो हैं फिर जो तालीम को और तहक़ीक़ को हमने छोड़ दिया। और ये जैसे आपने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस को कई 100 साल पहले ईजाद हो गया था। पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में स्टीम इंजन आया, उसको हमने मिस किया। दूसरे सनती इनकलाब के अंदर आप देखते हैं कि ऑटो फैक्चरिंग आई, उसको मिस किया। तीसरे सनती इनकलाब के अंदर आप देखते हैं कि इंटरनेट और कंप्यूटर वगैरह आए, उसमें भी हम पीछे रह गए। और अब जो चौथा और पांचवा सनती इनकलाब आ रहा है, इसमें भी हम बहुत पीछे हैं। तो हमने, हमारी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि दुनिया की चोटी की 100 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हो। और तो पूरा का पूरा जो है हम अंधेरे में छाया हुआ है, और वजह है उसकी प्राइमरीली वो लीडरशिप है। एक आदमी जो है वो पूरे मुल्क को बदल सकता है। आपने देखा सिंगापुर, ली क्वान यू पूरा मुल्क को बदल दिया। कोरिया, जनरल पार्क पूरे मुल्क को बदल दिया। एक आदमी देखें। इसी तरह चाइना, इसी तरह जिन ममालिक तरक्की कर रहे हैं, वहाँ लीडर सही हो, विजन सही हो, तो पूरा मुल्क जो है वो तेजी से तरक्की करता है और पॉलिसी सही होती हैं। तमाम तो दो हुकूमतें होती हैं। मईशत। अच्छा, पाकिस्तान आज़ादी के बाद हमारा तो आगाज़ बड़ी उम्मीदों से हुआ था, और एक ज़माने में कोरिया से हम लोग आगे होते थे। अगर हम 60 की दिहाई की बात करें, हमारा सफ़र इतना शुरू का रहेगा नहीं गया था। और उसके बाद फिर यकायक हम देखते हैं कि पाकिस्तान में लगता है कि हम लोगों ने बिल्कुल राह को अपनी खोटी कर दिया। क्या वजह थी उसकी? मतलब अयूब साहब का दौर की लोग अभी भी तारीफ़ करते कि जी बड़ा उसके अंदर जो थी चीज़ें बेहतर हुई थी। उसी तरह फिर जो मुशर्रफ साहब का दौर आया था, उसमें एक स्टेबिलिटी थी, नए इदारे कायम हो रहे थे। हमसे गलती कहाँ हो रही है? बार बार बात यह है कि जो हमारे पास जिस किस्म की जमहूरियत हम लेकर आए, वो जमहूरियत के अंदर बहुत बड़ी खामियाँ थी। यानी कि आप देखिए कि आपने बात की मुशर्रफ साहब के ज़माने में, मुशर्रफ साहब ने एक बैचलर्स की डिग्री की शर्त लगाई थी कि जो पार्लियामेंट में आए कम से कम BA की डिग्री हो। तो जब HEC ने चेकिंग करी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर, तो पता चला कि 200 पार्लियामेंटेरियंस ऐसे थे जिनकी डिग्रियां जाली थी, जो 1100 पार्लियामेंटेरियंस से जो प्रोविंशियल और फेडरल ग्राउंड मिलाकर। और तो जो पार्लियामेंट का जो पूरा निज़ाम है हमारा, उसमें काबिलियत जो है वो कहीं नहीं है। सिर्फ जो है लॉयल्टी है और कौन किसका आदमी है, और फिर वो पहले 10, 20, 50 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं, और बाद में लूट खसोट शुरू हो जाती है। आपने देखा कि IPPs को, अब इसी साल आप IPPs को 3000 अरब रुपए दे रहे हैं इस साल, लेकिन आपके पास 100 अरब रुपए तालीम के लिए, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए देने के लिए नहीं है, लेकिन 3000 अरब रुपए आपको IPPs को देने के लिए मौजूद है। तो प्रायोरिटी सारी जो है वो अपसाइड डाउन है। गवर्नेंस सिस्टम जो है आपका उल्टा हो गया है, और इन सब चीज़ों को बुनियादी तौर पे ठीक करने की ज़रूरत है। उसके लिए एक ही रास्ता है। जी, सियासी निज़ाम में आपने कहा कि आप जी, आप मुकम्मल कर लें, माफ़ कीजिएगा, मैं खता कलामी कर रहे थे। जी डॉक्टर साहब। उसका एक ही रास्ता है, वो ये है कि आप एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लेकर आएँ। पार्लियामेंट का रोल जो है वो सिर्फ ओवरसाइट हो या लॉ कानून बनाना हो, उनका कोई फंड्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। लोकल बॉडी इलेक्शन हो के सारे फंड्स जो हैं वो ग्राउंड लेवल पे होने चाहिए, ताकि ग्रास रूट के ऊपर जाने चाहिए, ताकि आम आदमी मुस्तफ़ीद हो सके। और फेड और प्रोविंसेस जो हैं आपकी 4 प्रोविंसेस के बजाय 20-25 सूबे होने चाहिए कम अज़ कम, ताकि आपके यहाँ जो ये सूबाइयत की जो बीमारी फैल गई है इसको ख़त्म कर सकें। और जो आपके मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज़ हैं वो आला तरीन स्पेशलिस्ट होने चाहिए, माहिरीन होनी चाहिए अपने अपने फील्ड्स के अंदर, ताकि आपका अगर एक लाइन में आप मेरे से पूछें कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, तो द एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट हाई टेक्नोलॉजी गुड्स, कि ये काबिलियत कि आप आला टेक्नोलॉजी के जो मसनूआत हैं उनको तैयार करके एक्सपोर्ट कर सकें। आला तकनीकी मसनूआत क्या हैं? इंजीनियरिंग गुड्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, वैक्सीन्स हैं, बायोटेक प्रोडक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं,
वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, यहाँ पे आप कहीं भी नहीं है। जी जी, मैं आता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि हमें क्या बनाना चाहिए। ये जो आपने बड़ी अहम बात की, क्योंकि हम स्ट्रक्चरल बात कर रहे थे कि मुस्लिम दुनिया, फिर हमने मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की बात की कि हम पीछे क्यों रह गए, और आपने बिल्कुल मेरे ख्याल में सही निशानदेही की कि जो पोलिटिकल स्ट्रक्चर है वो अवाम दोस्त नहीं है और वो फ्यूचर कहते हैं फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है, वो चीज़ों को आगे नहीं लेके जा रहा। और हमारी जो जमहूरियत है अवाम दोस्त जमहूरियत नहीं है। बहुत सारे लोगों का यही ख्याल है कि इसमें डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, इसके अंदर आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरिट नहीं है। लेकिन जब आप ये बात करते हो और हम जैसे लोग इसकी सपोर्ट करते हैं बात औकात, तो उसमें मतलब है हमें कहा जाता है जी बड़ा पॉलिटिकली इनकरेक्ट लोग हैं, पार्लियामेंट को बालादस्ती होनी चाहिए। और आजकल माशाल्लाह पार्लियामेंट को बालादस्ती है, जो चीज़ चाहे वो जिस तरह की मर्जी कानून साजी कर रही है। तो यहाँ पर जो है मतलब है कि ये जो बात आप करें कि जी टेक्नोक्रेट्स आएँ, एबिलिटी के लिहाज से लोग आएँ और पार्लियामेंट का काम सिर्फ कानून साजी हो सोच समझ के, तो ये बड़ा एक मुश्किल चैलेंज नहीं है आज के हालात को देखते हुए? जी, बात यह है कि ये चैलेंज यकीनन है, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप देखें ना, आप पिछले 70 साल से भटक रहे हैं। कभी मार्शल लॉ लेकर आते हैं, कभी आप जमहूरियत लेकर आते हैं जो जमहूरियत नहीं होती बल्कि हाइब्रिड सिस्टम होता है। तो ये जो सिलसिला जिस तरह चल रहा है, और पाकिस्तान जो है छोटे छोटे मुल्क, देखिए ना बांग्लादेश अलग हुआ, अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ पर हैं। छोटा सा सिंगापुर ले लें, आबादी जो है कराची से 1/4 है सिंगापुर की, कोई कुदरती वसाइल नहीं है। 390 अरब डॉलर की सालाना उसकी एक्सपोर्ट है, कोई कुदरती वसाइल नहीं है। जबकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 35 अरब डॉलर पे फंसी हुई हैं। वजह क्या हुई है? वो यही वजह हुई है कि आपकी सिमत गलत हुई है, और जो पार्लियामेंट में जो लोग आते हैं वो जो है उनकी प्लानिंग जो है वो बिल्कुल इस पर नहीं होती। तालीम को सबसे कम दर्जा दिया जाता है। कोई जो जब भी कट होता है, आप देखें अगर हायर एजुकेशन कमीशन का मैं चेयरमैन रहा, अब पिछले 6 साल से पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का बजट जो है उसको फ्रीज कर रखा है, जो रिकरिंग बजट है 65-66 अरब रुपए पर, जबकि एक्चुअल कॉस्ट जो है 3 गुना ज़्यादा हो गई हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लो लेवल कॉलेजेस में तब्दील हो रही हैं और बेचारे शोर मचाते रहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो प्रॉब्लम यही है कि आपके जब तक कि आप एक सही डायरेक्शन नहीं करेंगे और तालीम को, साइंस को, टेक्नोलॉजी को और जिद्दत तराजी, इनोवेशन को सबसे ज़्यादा दर्जा नहीं देंगे, और जब तक ये सब प्लानिंग मिनिस्ट्री जो है उसके डायरेक्शन यही होने चाहिए, जो मिनिस्टर्स और सेक्रेटरी जैसे मैंने कहा वो टॉप क्लास एक्सपर्ट्स होने चाहिए, जो जिसकी कमी नहीं है मुल्क में। बहुत बेहतरीन हमारे यहाँ साइंसदान भी मौजूद हैं, इंजीनियर्स भी मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी भी हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो ज़हीन तरीन बच्चों में दुनिया के शामिल होते हैं, O लेवल्स और A लेवल्स के इम्तिहान में दुनिया में टॉप करते हैं। वजह प्रॉब्लम जो है वो गवर्नेंस सिस्टम है, और उसकी एक और बड़ी वजह है कि इंसाफ जो है मुल्क में नहीं है। आप आज सूट फाइल करें कोई आपके तो 10 साल 15 साल बाद तय होगा, और सारी करप्शन जो है वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। तो जब तक कि ये बुनियादी चीज़ें हैं, जब तक आप ये ठीक नहीं करेंगे, चाइना ने कैपिटल पनिशमेंट किया मेगा करप्शन पर, इसी तरह सिंगापुर में, इसी तरह थाईलैंड में, इसी तरह ईरान में, इसी तरह बहुत सारे ममालिक में कि मेगा करप्शन में कोई पकड़ा जाएगा तो फिर सजाए मौत है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो ये एक स्ट्रिक्ट एक्शन आपको लेना पड़ेगा, और जिसमें आपका सबसे बड़ी जो चीज़ है वो पार्लियामेंट नहीं है, वो इंसाफ है। मुल्क के अंदर इंसाफ होना चाहिए, और इंसाफ के तहत आप कॉन्स्टिट्यूशन जो है सब जो है पूरा मुल्क जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपकी पार्लियामेंट भी है, आपकी जुडिशरी भी है, आपकी एग्जीक्यूटिव भी है, और कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादी जो एक शेख है वो यही है कि हर एक को इंसाफ मिलेगा, उसका हक मिलेगा। वो आपने उसके टुकड़े करके आपने जब तक रिफॉर्म्स नहीं होते उस वक्त तक। और आपने बड़ी ये अहम बात की कि जनाब बदनवानी के ऊपर बाज़ मुल्कों में कैपिटल पनिशमेंट, और हमारे यहाँ तो कत्ल करने पे भी जो है अगर तो आदमी को सज़ा नहीं होती, और मोरेटोरियम है हमारे यहाँ डेथ पेनल्टी पे गुज़श्ता कई बरस से। डॉक्टर साहब इजाज़त है, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद नाज़रीन हम वापस जब आएंगे डॉक्टर साहब हमारे साथ से हम पूछेंगे कि जो हमारे यहाँ इन्होंने तालीम की बात की कि जी तालीम के अंदर हमारा बड़ा झोल है। हम देखते हैं कि उसमें बड़ी कहते हैं ना कि क्लास रिडन हमारा तालीमी निज़ाम है, इलीट तालीमी इदारे अलग हैं, मुतवस्सित तबके के अलग हैं, और फिर गरीबों के बिल्कुल अलग हैं, और बहुत सारे बच्चे हमारे जो हैं स्कूलों से बाहर हैं। ऐसी हालत में जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स जिसकी हम बहुत बड़ी बात करते हैं कि जी 24 करोड़ का मुल्क है, 25 करोड़ का मुल्क है, बजाय हमारी ताकत बनने के हमारे लिए लायबिलिटी बन रहा है। बात होती है वक्फे के बाद।
हमारे आज के खुसूसी मेहमान हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब। उनसे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब, मैंने वक्फे पे जाने से पहले गुजारिश की थी कि जो हमारे स्ट्रक्चरल फ्लॉ है हमारे तालीमी निज़ाम का, उसमें एलीट का तालीमी जो है वो एक अपने बबल में रह रहे हैं, उनके तालीमी इदारे अलग हैं और जो है एक आम आदमी के अलग हैं, और गरीब के लिए तो बाद औक़ात मुयस्सर ही नहीं। इस पर कुछ रोशनी डालिएगा। ये बिल्कुल आपने सही फरमाया। हमने सबसे पहले तो तफरीक यहीं तालीमी निज़ाम के अंदर ही पूरी कौम की कर रखी है कि अमीरों के लिए गरीब स्कूल और गरीबों के लिए स्कूल, और आपके पास जो है जो कहीं पे ओ लेवल ए लेवल है, कहीं मैट्रिक सिस्टम है, कहीं मदरसा सिस्टम है, जो आपके पास टेक्निकल और वोकेशनल स्कूल्स हैं वो नहायत पस्त मायार के हैं। कोई आपके पास 2.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनको तालीम नसीब ही नहीं होती, वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं। तो मैंने जो हुकूमतें आई हैं उनको मैं ही तजवीज़ देता रहा हूँ कि एक नेशनल एजुकेशन इमरजेंसी लगाना ज़रूरी है। ये नेशनल एजुकेशन इमरजेंसी लगाएं, एक निज़ाम तालीम लेकर आएँ सबके लिए, ताकि हर एक कोई एक ही सिस्टम से गुज़रे, उस तालीमी निज़ाम को बेहतरीन करें और जो अपने GDP का एक बड़ा हिस्सा जो है वो तालीम और साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए ख़र्च करें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आला हायर एजुकेशन कमीशन जो बनाई थी प्रेसिडेंट मुशर्रफ के ज़माने में, और मैं पहला चेयरमैन था, तो जो मैंने उस दफ़ा इक़दाम किए जिसमें हज़ारों बच्चों को हमने PhD के लिए दुनिया की चोटी की तरीन जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भेजा, दुनिया का सबसे बड़ा फुल ब्राइट प्रोग्राम शुरू किया, डिजिटल लाइब्रेरी कायम करी जिसके तहत तकरीबन 25,000 जो है बैनुल अक़वामी जर्नल्स और 65,000 किताबें हर यूनिवर्सिटी में हर एक को मुहैया की गई, और इस तरह बहुत सारे इक़दाम किए जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से तब्दीली आनी शुरू हुई, और इतनी तेज़ी से तब्दीली आई कि हिंदुस्तान परेशान हो गया था। और 22 जुलाई 2006 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मेरे बारे में और हायर एजुकेशन कमीशन के बारे में एक प्रेजेंटेशन दी गई कैबिनेट को, इंडियन कैबिनेट को, और इंडिया ने फिर ये डिसाइड किया कि वो भी अपनी UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बंद करके HECI बनाएगा। और 23 जुलाई 2006 को हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तान टाइम्स है, जो सबसे बड़ा अखबार है हिंदुस्तान का, उसमें हेडलाइन आई पाक थ्रेट टू इंडियन साइंस, और उसमें ये बताया कि क्या कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। हम इंडिया से कोई 400% पीछे थे सन 2000 में। 2017 और 18 में हम अब आगे बढ़ गए हैं रिसर्च पब्लिकेशंस पर कैपिटा, और अब जो हैं कोई 10, 15, 20% इंडिया से आगे हैं पर कैपिटा रिसर्च आउटपुट। इसी तरह बैनुल अक़वामी रैंकिंग जो साइमागो है, जो बहुत बड़ा इदारा है एक इंटरनेशनल रैंकिंग का, उसमें सन 2000 से 2023 की जो रैंकिंग बताई हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह इनकलाबी तब्दीलियाँ आई हैं पाकिस्तान में रैंकिंग में। तो यकीनन आला तालीम में कुछ हमारी सक्सेसेस हुई हैं, कुछ बेहतरी हुई, अभी भी बहुत पीछे हैं। मेरा एक सवाल इसमें है, बेहतरी हुई है लेकिन अब जी वो ये है कि जैसे कि मेरा बिल्कुल जहन में यही सवाल था, ये भारत वाला आपने खुद उसकी तफसील हमें बता दी। अच्छा, ये जो आपने बताया कि जी रिसर्च पेपर ज़्यादा लिखे जा रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, तो ये तो एक अच्छी इंडिकेशन है, और ये उस कहते हैं ना कि बजट में कटौती के बावजूद हो रहा है। लेकिन बहुत सारे जो हमारे नकाद हैं इस सिस्टम के, वो कहते हैं कि हमारे गालिबन जो पेपर लिखे जा रहे हैं उनका म्यार इतना अच्छा नहीं है, उसमें कहते हैं प्लेजराइज करने की भी वबा जो है बहुत आम है। इस पर कुछ रोशनी डालेंगे, कितना बड़ा चैलेंज है हमारी जामियात के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए? जी, ये प्लेजरिज्म तो बहुत कम है, मतलब जितना परसेंट इंडिया में है या टर्की में है और करने उतना ही परसेंट प्लेजरिज्म है। ये जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्लेजरिज्म है या मयार सही नहीं, ये बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इस तहकीक का जो लिंकेजेस होने चाहिए सनत के साथ, ज़राअत के साथ, वो हमने इस्टेब्लिश नहीं किए, तो आम आदमी की ज़िंदगी पर इम्पैक्ट नहीं हो पाया। तो अब ये मौका है, क्योंकि पहले तो मैन पावर ही नहीं था, अब जो है PhD लेवल मैन पावर काफ़ी कसीर तादाद में मुल्क में मौजूद है। अब हमें इनकी सिमत सही करनी है, और इनको जो है ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोग्राम्स के ऊपर अब लगाना है जिससे आपकी सनती तरक्की बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, आपकी ज़राअत आगे बढ़े। आप देखें ना, आपकी जो यील्ड्स हैं वो इंडिया के मुकाबले में 1/3 हैं। इसी तरीके से IT का अगर आप देखें, हम कोई 3 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया की कोई 150 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हैं। इंडिया ने 23 IITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो नेहरू ने शुरू किए थे उस जमाने में, आज से 60-70 साल पहले। वो फल दे रहे गया है पूरी इंडिया में। ये बताइए मुझे ये मैं खता कलामी करूँ, क्योंकि वो मुझे पता है मुझे और आपके पास पूरा इल्म का खजाना है, तफसीलात का खजाना है,
कि आपने कुछ तस्करा भी किया था जो पाकिस्तान के लिए लो हैंगिंग फ्रूट हों, मतलब है वो शोबे कि जिसमें हम अगर पहलकारी करें, उसमें ज़्यादा तवज्जो दें, जैसे आपने इशारा भी दिया कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, IT हो गया, ज़रा इसकी तफसील बताइए कि किन शोबों पे हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। जी जी, मैंने एक एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी नई किस्म की बनाई है, जिसका मैं चेयरमैन रहा, स्टीयरिंग कमेटी का अभी भी हूँ, जो हरीपुर हज़ारा में है, जिसमें 13 गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चाइना, बरतानिया वगैरह की वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। उनमें यही हम फोकस कर रहे हैं कि जो लो हैंगिंग फ्रूट क्या है। सबसे पहले ज़राअत, बहुत आसानी से आप अपनी जो यील्ड्स हैं वो उसको तिगना कर सकते हैं कुछ थोड़ी थोड़ी इनपुट्स के साथ। फिर अगर आप देखें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपके पास इसमें ज़्यादा सनतें लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ टॉप अप ट्रेनिंग देनी है। आपके यहाँ तकरीबन 20,000 ग्रेजुएट्स जो निकलते हैं उनको आप टॉप अप ट्रेनिंग इस तरह से दें जो सनत की रिक्वायरमेंट है, आपकी जो IT इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, तो फिर ये जो है उस पौध को आप तैयार कर सकते हैं। मिनरल रिसोर्सेज, आपके पास मादनियात कूट कूट के भरी हुई हैं, चाहे वो आप बलूचिस्तान में, चाहे KP में बहुत सारी मादनियात हैं। तो हमने एक बड़ा सेंटर अब बना रहे हैं इसी यूनिवर्सिटी जो हरीपुर के अंदर है, पाकिस्तान ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर फोकस इसी पे होगा कि हम अपनी पूरी प्रोसेसिंग जो है मादनियात की मुल्क के अंदर करें, बाहर जाना ना पड़े। इसी तरह फिर फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आपके बहुत सारी जड़ी बूटियाँ आपके ऐसी पाई जाती हैं जिनके अंदर से चीज़ें निकाली जाती हैं और वो बैनुल-अक़वामी लेवल पर बहुत ज़बरदस्त डिमांड है, लेकिन आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बेसिक मैन्युफैक्चरिंग में है ही नहीं पाकिस्तान में। आपकी जितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो खाली बाहर से मटीरियल मंगाते हैं और उसको, जी हाँ, और उसकी वजह से जो है वो हम आगे नहीं बढ़ सके। तो ये बहुत सारे आपके पास लो हैंगिंग फ्रूट मौजूद हैं, लेकिन इसके लिए जो तरीक़ाकार होता है वो होता है फोरसाइट एक्सरसाइजेस। जितने ममालिक अपना रोड मैप तैयार करते हैं वो फोरसाइट एक्सरसाइजेस के तहत तैयार करते हैं, यानी एक मंसूबा बनाते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल का, और उसके तहत जो ममालिक हैं वो एक कि हर सेक्टर के अंदर हमें क्या करना है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। पाकिस्तान ने सिर्फ एक दफ़ा फोरसाइट एक्सरसाइज मेरी निगरानी में सन 2004-05 में करी थी, जो 2007 के अंदर कैबिनेट ने मंजूर किया था। ये 330 सफ़े का डॉक्यूमेंट था कि हमने हर फील्ड में क्या करना है, लेकिन फिर हुकूमत तब्दील हो गई। मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये हुआ था, फिर हुकूमत तब्दील हो गई और फिर जो नई हुकूमतें आई उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ थी, तो उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो पाया। वही हुआ जो हमेशा होता है। डॉक्टर साहब, मैं ज़रा सा खता कलामी करूंगा, अगर आप इजाज़त दें तो यहाँ पे एक वक्फा ले लेते हैं। वक्फे के बाद जब मैं हाजिर हूँगा तो यकीनन आपसे पूछूंगा ये जो आपने कहा कि जिन शोबों पे हमें फोकस करना चाहिए उसका भी हम तफसीली जवाब लेंगे, और साथ साथ कुछ बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि इसमें पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या यहाँ पे खदशात हैं। बात होती है वक्फे के बाद। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे आज के खुसूसी मेहमान डॉक्टर अताउर रहमान साहब, इनको मैंने मतलब है ख़ता कलामी की थी, ये बड़ा एक मुफस्सिल जवाब दे रहे थे चैलेंजेस के हवाले से कि क्या हमारे लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, उस पर पहले बात करते हैं, उसके बाद ज़रा AI के प्रॉब्लम पे। जी डॉक्टर साहब, पहले तो जहाँ से हमने कहते हैं सिलसिला तोड़ा था। जी मैं आज ये कर रहा था कि 3-4 शोबों को देख लें कि क्या हो रहा है और इसका बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो रहा है। मिसाल के तौर पर बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड ले लें। बायोटेक्नोलॉजी से जो एक ज़माना में आप देखते हैं कि हज़ारों साल लगते थे नई नई स्पीशीज़ डेवलप होने में, अब हफ्तों में जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए आप नए प्लांट्स या नए एनिमल्स के स्पीशीज़ जो हैं वो आप डेवलप कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा तब्दीली आई है जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए। कुछ साइंसदानों ने फूलों के अंदर जो जीन्स जुगनू के अंदर होती हैं उनको लेके फूलों में डाल दिया है, तो ऐसे फूल जो डेवलप हो गए हैं जो रात को जुगनू की तरह चमकते हैं। ऐसे मटेरियल्स नए आ गए हैं, मटेरियल्स इंजीनियरिंग जो है कि जो इनको मेटा मटेरियल्स कहलाते हैं, जो रोशनी को मोड़ते हैं और वो जो हैं अब हवाई जहाज़ों में, सबमरीन में, टैंक्स में स्टेल्थ के लिए, उनको छुपाने के लिए ताकि वो रेडार पे नहीं दिखाई दे, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरीके से अभी पिछले महीने एक इलॉन मस्क जिन्होंने टेस्ला गाड़ी बनाई थी और उसके CEO हैं टेस्ला के, उन्होंने एक कंपनी बनाई थी न्यूरालिंक के नाम से। उन्होंने ऐसे ब्रेन चिप्स अब इजाद कर लिए हैं और FDA ने पहला अप्रूवल दिया है कि वो इंसानी दिमाग के अंदर आप ब्रेन चिप वाला डालें तो वो इंफॉर्मेशन जो है और बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो फिर उनको एड्रेस किया जा सकता है इस तरीक़ेकार से।
फील्ड के अंदर हैरत अंगेज डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आप आ जाएं तो अब जो है आपने खान एकेडमी का नाम सुना होगा। खान एकेडमी जो है उसने खान मीगो लॉन्च किया है, जिसके तहत हर बच्चे के लिए पर्सनलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्यूटर होगा। यानी कि 10 लाख बच्चे हैं तो 10 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ट्यूटर्स होंगे और हर बच्चे के साथ अटैच होगा वो, और उसके काबिलियत के हिसाब से उसको चैलेंज करेगा और उसके इंफॉर्मेशन को बढ़ाएगा। अब एक बड़ा इनकलाब आ रहा है जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग शामिल हो रही है। तो एक तरफ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर और दूसरी तरफ क्वांटम कंप्यूटिंग। तो पूरी सिविलाइजेशन जो है वो तब्दील होने जा रही है अगले 5 से 10 साल के अंदर, जब आप देखेंगे कि और ये सब जो बातें कर रहा हूँ इनके पीछे अरबों डॉलर की कमाई हो रही है जो कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं। आज दुनिया की टॉप 10 कंपनियां अगर आप देखें बैनुल अक़वामी रैंकिंग में, फॉर्च्यून 500 में चले जाइए तो टॉप 10 कंपनीज जो है वो सारी टेक्नोलॉजी की कंपनीज आपको दिखाई देंगी। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये जो आपने जो एक खाका खींचा मुस्तकबिल की दुनिया का, वाकई ऐसी, और हम लोग सदी में 19वीं सदी के मसाइल में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान जो है कम से कम 20वीं सदी में तो है ही है। अच्छा, और उसमें जो मुस्तकबिल का खाका हमारा बन रहा है, तो ये तो बड़ी कहते हैं डिस्टर्ब करने वाली टेक्नोलॉजी भी आ रही है ना, कि उसके अंदर ज़ाहिर है कि जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ हम जैसे ममालिक जो हैं या कौमें जो हैं वो पीछे भी रह सकती हैं। वहाँ पे जॉब लॉसेस भी हो रहे होंगे, वहाँ पे मतलब है कि हमें नई टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं, और पुरानी जो है नौकरियाँ चली गई लोगों की। कितना बड़ा चैलेंज है हमारे जैसे मुल्कों के लिए जो पीछे रह गए? ये बहुत बड़ा चैलेंज है जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया, बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसी वजह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में एक सेंटर कराची यूनिवर्सिटी में जो हमारा इदारा है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, जो यूनेस्को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है, वहाँ पे एक बड़ा AI सेंटर कायम हो रहा है। इसी तरह हरीपुर में पाकिस्तान ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी में कायम हो रहा है। और एक 40 अरब रुपए की प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ IT को हमने सबमिट करी थी नॉलेज इकोनॉमी टास्क फोर्स में, ताकि पूरे मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टॉप लेवल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर्स हम कायम करें, ताकि हम हमेशा 20 साल 30 साल पीछे ना रहें, बल्कि कुछ फील्ड्स में हम लीड करें और आगे रहें। और इस तरह इसमें इन बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन फील्ड्स के अंदर। इनका बिजनेस में, हेल्थ में, मेडिसिन में, हर फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो इम्पैक्ट ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। कच्चा ये नहीं कि पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं, तरक्की पजीर ममालिक जो हैं, बहुत पीछे रह गए, क्योंकि पहली दुनिया में जैसे कि भी आपने फरमाया कि जी जेनेटिक्स के साथ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो वो कहते नहीं हुआ था कि बड़ी ताकत और छोटी ताकतों के जो इंसान होते थे उनकी जीन्स में मतलब उसमें फ़र्क हो कोई बहुत ज़्यादा ना। और अब तो आप क्योंकि उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें जैसा आपने कहा कि टेक्नोलॉजी को अपने जिस्म का हिस्सा बना सकते हैं, आपने खुद फरमाया कि चिप लग सकती है आप में, तो वो तो एक सुपर सोल्जर, सुपरमैन टाइप के लोग तख्लीक कर रहे होंगे, और वो अपनी मर्ज़ी से कहते हैं ना मेड टू ऑर्डर बेबीज़ आ रहे होंगे। उस पर फिर हमारे जैसे मुल्क कहाँ जाएंगे जो सेहत के शोबे में? हम तो अभी मतलब पोलियो से कुश्ती लड़ रहे हैं जो दुनिया में ख़त्म हो गया जी। अगर लीडरशिप सही हो तो आप 10 साल के अंदर कैच कर सकते हैं। आपके यहाँ जो बच्चे निकल रहे हैं मास्टर्स करके जो अच्छी यूनिवर्सिटी से उनकी काबिलियत है, उनको आप 3, 4, 5 साल के लिए PhD करने भेजें, 3, 4 साल पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग करें और फिर यहाँ पे क्लस्टरिंग करें उनको। यही चाइना ने किया है। चाइना देखिए तकरीबन हर फील्ड के अंदर अब अमेरिका को बीट कर रहा है। AI के अंदर चाइना जो है अमेरिका से आगे बढ़ चुका है। नैनो टेक्नोलॉजी में अमेरिका से आगे बढ़ चुका है। क्या किया चाइना ने? सन 1978 में उन्होंने बड़े पैमाने पे बच्चों को भेजना शुरू किया PhD के लिए, पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग के लिए, अमेरिका, यूरोप वगैरह। पिछले साल कोई 6 लाख बच्चे जो हैं वो अमेरिका गए हैं चाइना से और यूरोप, और 5-5.5 लाख बच्चे जो हैं वो कंप्लीट करके वापस आए हैं। तो हर साल फिर जो लाखों बच्चे जो PhD करके आ रहे हैं, इनको क्लस्टर किया जा रहा है, सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बनाए जा रहे हैं, और जिसकी वजह से हर फील्ड में अब देखिए ना चाइना ने जो अब एयरक्राफ्ट बनाए हैं जो 5th जनरेशन और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, अमेरिका खासा परेशान है जो उनका ड्रैगन 20 है और जो दूसरे एयरक्राफ्ट बना रहे हैं कि वो उनके पास वो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसमें अमेरिका को भी मुश्किलात हो रही हैं। तो इसमें 10 साल अगर आप फोकस्ड एफर्ट करें तो आप कैचअप कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप 50-100 साल करना है, लेकिन आपकी जो लीडरशिप है उसका विजन सही होना चाहिए, एक नेशनल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हर मिनिस्ट्री को टारगेट होना चाहिए कि आपको कम से कम $10 अरब की एक्सपोर्ट
4 साल में करके देनी है, चाहे वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, चाहे आईटी मिनिस्ट्री हो, चाहे वो टारगेटेड होना चाहिए और हर मिनिस्टर की और सेक्रेटरी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होना चाहिए और जो उस पर ना पूरे हो उनकी छुट्टी हो जानी चाहिए। तो पूरे निज़ाम के अंदर बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है, क्योंकि आप डॉक्टर साहब आपसे ढेरों सवाल हो सकते हैं और ढेरों बातें आपसे सुनी जा सकती है, लेकिन क्या कि कहते हैं ना प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपने मुलाहिजा किया होगा कि जब सियासत से हटकर बात करते हैं तो पता चलता है कि दुनिया कितनी तेज़ी से तब्दील हो रही है, वहाँ पे क्या क्या मौक़े हैं, और अगर हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो हमारा पूरा फोकस, पूरी तवज्जो जो है वो तालीम पे होनी चाहिए, जदीद तालीम पे होनी चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जी साइंस पर होनी चाहिए, इनोवेशन पे होनी चाहिए। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।